कोई भी व्यक्ति है, उसने ये बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, ये बिल्डिंग खरीदी, तो ऑब्वियसली जब वो ये बिल्डिंग खरीदेगा तो वो उसके लिए कुछ कैश अमाउंट पे करेगा, राइट? कुछ पैसे पे करेगा, ठीक है। तो ये बिल्डिंग उसने जितने की खरीदी, यानी कि इस बिल्डिंग पे उसने कितने की ओनरशिप ली, उसका ओनर बनने के लिए उसने कितना पैसा खर्चा, वो होता है बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। कि प्रॉपर्टी मेरे लिए कितने की है। अब सपोजिंगली अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, तो हम अकाउंटिंग करते हैं जब हम अकाउंटिंग के अंदर कभी भी कोई एसेट खरीदते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग में अगर कोई एसेट खरीदते हैं, कोई फैक्ट्री खरीदते हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं, सपोजिंगली हमने फैक्ट्री खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी अपनी फैक्ट्री के लिए, तो हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये हमारा एक एसेट बनता है, राइट? और हम टू कैश कर देते हैं जितने का भी हमने खरीदा, राइट? ऐसा ही करते हैं, यस और नो, है ना? और ये बिल्डिंग हमने जितने के पैसे देके खरीदी, अगर हमने $5 मिलियन की खरीदी थी, तो ये $5 मिलियन की कहाँ पहुंच जाती है? मेरी बैलेंस शीट में पहुंच जाती है ना? बैलेंस शीट में पहुंचेगी अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट। अब आप मुझे बताइए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या, अगर मैंने ये बिल्डिंग 1 जनवरी ईयर एक को खरीदी, तो क्या 31 दिसंबर ईयर एक पे मैं इस पे डेप्रीसिएशन लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचता है, वो मेरा 31 दिसंबर का क्या हुआ? कैरिंग अमाउंट हुआ, राइट? अगर मैं अकाउंट्स की दुनिया में बात करूं तो हम उसको अकाउंट्स की दुनिया में कैरिंग अमाउंट कहते हैं, है ना? अब सपोजिंगली आपने इस पे $1 मिलियन की डेप्रीसिएशन लगाई, और अब कैरिंग अमाउंट है $4 मिलियन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट आपका आ रहा है $4 मिलियन, 1 मिलियन की डेप्रीसिएशन लगाने के बाद। सपोजिंगली आपने कल को इसको सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया आपने इसको? $7 मिलियन का। वो जो आपने बिल्डिंग खरीदी थी, उसके पास से एक हाईवे निकल गया, एक एक रेस्टोरेंट बन गया, एक हॉस्पिटल बन गया, एक मेट्रो स्टेशन बन गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये आपकी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू $7 मिलियन थी, आपने $7 मिलियन की बेच दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका कैपिटल गेन कितना हुआ? आपका थ्री कैपिटल मिलियन हुआ कि $4 मिलियन की है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी, $7 मिलियन की मैंने बेच दी, तो इसमें से ये माइनस करने के बाद मेरा कैपिटल गेन बचा कितने का? 3 मिलियन तीन थ्री मिलियन मिलियन नाउ what do you think, why are we studying this? Because it is very important, IRS के लिए it is very crucial, you know why? मैं अपने इस प्रॉफिट को, इस कैपिटल गेन को कितना भी मैनिपुलेट कर सकता हूं अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन वाज एन एस्टिमेट, राइट? Accounting में depreciation is an estimate. See, if I am an accountant and I am accounting for depreciation, so am I an accountant or I am a material engineer? मैं कोई इंजीनियर तो हूं नहीं। मुझे ये तो पता नहीं कि इस मशीनरी पूरे साल चली तो इसमें कितना घिसा है ये मशीनरी, इसका वेयर एंड टीयर कितना हुआ है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो मैं डेप्रीसिएशन तो एस्टिमेट ही कर सकता हूं कि ये बेनिफिट मुझे जितने साल देगी, उतने साल के बेसिस पे इसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, दैट इज व्हाट डेप्रीसिएशन इज। तो अगर मैं आपको ये कैपिटल गेन को मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इस मशीनरी पे डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग एस्टिमेट पे 1 मिलियन की जगह मैंने लगाई $2 मिलियन, $2 मिलियन, तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? $3 मिलियन, है थ्री ना? $3 मिलियन को अब मैं कंपेयर करूंगा सेल प्राइस के साथ, तो इस केस में मेरा कैपिटल गेन ब्लू वाले केस में कितना आ रहा है? फोर चार मिलियन मिलियन डॉलर का। अगर इसी प्रकार अगर मैं डेप्रीसिएशन इसकी जगह लगा देता, $2 मिलियन की जगह $0.5 मिलियन की, तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो जाता? 4.5 $4.5 मिलियन। एंड $4.5 मिलियन का अगर मेरा कैरिंग अमाउंट आता, उसको मैं इसके साथ कंपेयर करता, तो अब मेरा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 2.5 2.5 लाख, $2.5 मिलियन, है ना? अब आप लोगों को ये समझ में आया कि IRS आपको ये पढ़ा क्यों रहा है?
क्योंकि आईआरएस को ये बात पता थी कि अकाउंटेंट्स तो अपनी मर्जी खेलेंगे खेलेंगे। उनके लिए तो डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट है, और एक अकाउंटेंट कितनी भी डेप्रिसिएशन अपने एस्टिमेट के हिसाब से लगा दे, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ब्रीच करे। मैनिपुलेशन का हमारे पास ऑप्शन है। इसीलिए आईआरएस आपको क्या पढ़ा रहा है, आईआरएस रेगुलेट करना चाहता है कैपिटल गेन। क्योंकि आप हमेशा चाहोगे अपना कैपिटल गेन कम दिखाना, क्योंकि आपको कैपिटल गेन पे टैक्स देना है ना। और आप अपनी मैनिपुलेशन करते रहोगे। आईआरएस ने छूटते ही क्या बोला, मैंने तो आईआरएस को आके दिखाया कि देखो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरा कैपिटल गेन $2.5 मिलियन का बनता है। आईआरएस ने बोला इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को साइड में ले जाके रख दो और मेरे को दिखाना मत इनकी शक्ल आज के बाद। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, जला दो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। मैं आपको बताऊंगा आपने कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको बताऊंगा आपने डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट पे कितनी लगानी है, बिल्डिंग पे कितनी लगानी है, व्हीकल पे कितनी लगानी है, मोटर व्हीकल पे कितनी लगानी है, मशीनरी पे कितनी लगानी है, कंप्यूटर पे कितनी लगानी है, मोबाइल फोन पे कितनी लगानी है, मैं बताऊंगा आपको। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगेगा वो भी कौन बताएगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। मेकर्स डेप्रिसिएशन लगेगी, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, जिसके अंदर हमें इनिशियली ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलती है, बाद में हमें कम डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। ठीक है, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, कि हमें आईआरएस के पर्सपेक्टिव से सीखना है, हमें आईआरएस के पर्सपेक्टिव से देखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस। तो आईआरएस को पता है अकाउंटेंट्स मैनिपुलेशन कर सकते हैं कैपिटल गेन में, उसने इसीलिए बोल दिया कैपिटल गेन मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, या तो अपनी डेप्रिसिएशन मैनिपुलेट करोगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है वो हम बता देंगे। ठीक है। और जो कैरिंग अमाउंट होता है हमारे अकाउंटिंग लॉस के अंदर, जो कैरिंग अमाउंट होता है हमारे अकाउंटिंग लॉस के अंदर, उसी को हम टैक्स में कहते हैं टैक्स बेसिस ऑफ एन एसेट। क्या बोलते हैं हम उसे, टैक्स बेसिस ऑफ एन एसेट। मतलब हमने अकाउंटिंग लॉस के अंदर अकाउंटिंग करते वक्त हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में से माइनस करी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने की हमने परचेज करी थी इनिशियली, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करी तो हमें क्या मिला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से चार्ज हुई थी। तो हिस्टोरिक कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गेव मी द कैरिंग अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग वाला। टैक्स बेसिस क्या होता है, टैक्स बेसिस होता है कि आपने वो चीज कितने की खरीदी, कितने की रिकॉर्ड करी, और कितने की टैक्स लॉज ने एक्सेप्ट करी है वो थी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्स पर टैक्स लॉस लेस, यहां पे क्या होगा, इस पे लगी हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बट एज पर द टैक्स लॉस। तो जरूरी नहीं है कि आपकी डेप्रिसिएशन जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप माइनस कर रहे हो उतनी आपकी टैक्स लॉस में भी माइनस हो सकता है यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, और हो सकता है यहाँ पे आपको मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम को यूज करना पड़े, जिसके कारण डिप्रिसिएशन के अमाउंट्स आएंगे। इसीलिए जरूरी नहीं है किसी एसेट का जो कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो वही कैरिंग अमाउंट उसका टैक्स बेसिस हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कहते हैं क्या, टैक्स बेसिस। एंड दिस इज एज पर आईआरएस टैक्स लॉस एज पर द इंटरनल रेवेन्यू कोड। क्या यहां तक की बात समझ में आई है सभी को? यस सर। श्योर। नाउ, अब एक एसेट को आप अक्वायर करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, एसेट को अक्वायर करना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं छोटी सी। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, वो बिल्डिंग के लिए मैंने $5 बिलियन कैश दिया, और मैंने $3 मिलियन का लोन ले लिया। तो मेरे लिए बिल्डिंग का बेसिस कितना होना चाहिए, 8 मिलियन। 8। 8 मिलियन डॉलर। क्योंकि लॉजिक सोचो यार, मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे ऐसा पूछ सकते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि टैक्स बेसिस क्या होगा, लोन का अमाउंट ऐड होगा या नहीं होगा। तो याद रखना, आप लोग अगर कार खरीदते हो, ठीक है, अगर आप लोग आज एक कार खरीदते हो, कौन सी फेवरेट गाड़ी है वेतान आपकी? इतना सोच तो फेवरेट कैसे होती है? सेल्टोस। सेल्टोस। अरे वेरी नाइस। और फहद आपकी?
सर फॉर्च्यूनर है वो, गई है, बड़ी गाड़ी है, एसयूवी टाइप। मेरे को तो लगा था बात बोलेंगे गाड़ी वाड़ी से, क्या सर अब तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर चाहिए हमें, है ना। चलो, तो अब अगर आपने 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, आपने 30 लाख रुपए कैश दिए, 20 लाख का लोन करवाया, तो क्या वो लोन आपका कॉस्ट नहीं मानी जाएगी उस कार की? मानी जाएगी ना। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, ऑफ द एसेट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अब एक और चीज हो सकती है। मैंने एक कार खरीदी थी, सपोजिंगली। अब जैसे फहद जी को फॉर्च्यूनर पसंद है, एक और गाड़ी आती है टयोटा की, उसके पीछे ना ऐसे बेड सा होता है, ठीक है, मतलब एक ट्रक टाइप होता है। ड्राइंग पे मत जाओ मेरी प्लीज, भावना को समझो। इस गाड़ी को पता नहीं हाइलैक्स बुलाते हैं शायद। तो ये गाड़ी थी, ट्रक, ट्रक जैसी गाड़ी है ये। अब मैंने क्या किया, ये गाड़ी तो खरीद ली, रियलाइज करा कि मेरे बिजनेस में इसकी यूटिलिटी ज्यादा है। तो मैंने क्या सोचा कि अब इस कार को मैं कन्वर्ट, क्योंकि ये ट्रक टाइप है तो मेरे को इसके बिजनेस की यूटिलिटी ज्यादा लगी। मैंने कहा इस कार को मैंने 2 साल पहले खरीदा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कार को कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर रहा हूं फॉर माय बिजनेस यूज। क्योंकि आपको पता है, अगर मैंने गाड़ी इसको खुद पर्सनल यूज के लिए रखी होगी तो मुझे कभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, राइट। पर्सनल यूज के लिए आपका घर हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ वो एसेट्स जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन मिलती है। तो मैंने क्या करा, इस कार को कन्वर्ट करवा दिया बिजनेस यूज के लिए। तो ये क्या हुआ, इस कार के लिए कन्वर्टेड बेसिस। ये क्या हुआ, अलग अलग तरीके के बेसिस होते हैं। ये क्या हुआ, मेरा कॉस्ट बेसिस, कि मेरे को जितने की चीज पड़ी वही बेसिस है इस एसेट, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने पहले की खरीदी हुई थी, ये गाड़ी हाइलक्स ट्रक। अब मैंने इसको कन्वर्ट करा है बिजनेस यूज के लिए, तो इसे कहते हैं कन्वर्टेड बेसिस। एंड कन्वर्टेड बेसिस क्या माना जाएगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपने सालों पहले खरीद लिया था, कन्वर्टेड बेसिस माना जाएगा आपका लोअर ऑफ इधर द फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि ये हाइलक्स अभी मार्केट में कितने का मिल रहा है अगर नया खरीदेंगे तो, या फिर जो आपका कैरिंग अमाउंट था, यानी कि आपका जो ऑलरेडी बेसिस था, आपने खरीदी थी तो आपके लिए भी तो एक कितनी कुछ पड़ी होगी ना अमाउंट की, वो आपका बेसिस होगा पर्सनल यूज वाला। तो बेसिस या ऐसे एफएमवी में जो भी छोटा है उसको टैक्स बेसिस माना जाएगा बिजनेस पर्पस के लिए। अब ये गाड़ी बिजनेस की हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेड पर्पस। क्या ये बात समझ में आई? अब होता है एक और चीज जिसे कहते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन बेसिस। ये जनरली यूज होता है इनहेरिटेंस में, क्योंकि इनहेरिटेंस पे हमें क्या है, टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो अब अगर मेरे किसी दादाजी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, वैसे मेरे दादाजी के साथ तो गड़बड़ हुई यार, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो पाकिस्तान रह गई और हम यहाँ आ गए, है ना। तो ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, किसी ना किसी के साथ तो सुनी होगी ये कहानी, नहीं? चलो, यस सर। सुनिए। तो इनहेरिटेंस के केस में होता है, मैंने ये प्लॉट खरीदा, ये मेरे दादाजी ने खरीदा। कितने का खरीदा? $1,000 का, ठीक है। $1,000 का खरीदा था सालों पहले। अब जब उन्होंने 50 साल के बाद ये मुझे इनहेरिटेंस में दिया ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू जो इसकी है वो है $5 मिलियन। वही मेरा रूटीन एग्जांपल, आसपास से हाईवे निकल गया और वैल्यू बढ़ गई प्लॉट की, है ना। तो $5 मिलियन हो गई। और वैसे भी 50 साल की इन्फ्लेशन, प्राइसेस तो बढ़ने ही है लैंड के हमेशा। तो $5 मिलियन हो गई। अब क्या मैं अगर ये इनहेरिट करूं, तो मुझे क्या 5 मिलियन माइनस $1,000 इस पूरे अमाउंट पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा क्या? नहीं ना। बिकॉज मेरी क्या गलती, मेरे दादाजी ने मुझे ये बात इनहेरिटेंस में दे दी। तो अब मेरे लिए ये नया बेसिस बन जाएगा। मतलब कल को अगर $5 मिलियन की मेरे दादाजी ये जमीन बेचते, तो 5 मिलियन माइनस $1,000 करके ये जमीन पे उनको इतने का कैपिटल गेन देना पड़ता। लेकिन ये $5 मिलियन की मिलते ही अगर मैं बेच दूं तो मेरे लिए वो $5 मिलियन की है। दिस इज गोइंग टू बी माई बेसिस नाउ। एंड उसमें से माइनस करके मेरा कैपिटल गेन जीरो आएगा, क्योंकि अभी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू $5 मिलियन है, मुझे जस्ट अभी मिली है।
मेरे लिए वही टैक्स बेसिस माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप बेसिस। समझ में आया? स्टेप अप बेसिस। ये बेसिस पे मैंने इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया, इस बेसिस पे मैंने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। महादेव, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लगेगी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहां पे नहीं लगेगी, बिकॉज हम फेयर मार्केट वैल्यू ही देख रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे कॉन्सेप्ट आ गए। 50 साल में जितनी इन्फ्लेशन वगैरह, जितनी इसकी प्राइसेस बढ़नी थी, वो फेयर मार्केट वैल्यू के बाद ही तो है। समझ में आया महादेव? हाँ जी। चलो, Yes. तो अभी मैंने आपको 3 तरीके के बेसिस बताए। एक होता है कॉस्ट बेसिस, यानी कि हमारी खरीद के हिसाब से वो सामान हमें कितने का पड़ा, है ना। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा हमारा, बताइए? कन्वर्टेड बेसिस। अगर मैं कोई Convert. पर्सनल यूज प्रॉपर्टी को बिजनेस यूज प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो बिजनेस के लिए वो बिजनेस की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करी जाएगी। तो बिजनेस में वो कितने की दिखनी चाहिए, लोअर ऑफ एफएमवी या फिर मेरा जो बेसिस था, Okay. जो भी इनमें से कम होगा वो। फाइनली मैंने आपको ये बताया कि एक होता है हमारे पास स्टेप अप स्टेप डाउन बेसिस, जो इनहेरिटेंस में यूज होता है। ठीक है, हम स्टेप अप बेसिस पे उसको टैक्स बेसिस मान लेते हैं, एंड जब हम बेचेंगे तो हमारा स्टेप अप बेसिस ही हमारे लिए टैक्स बेसिस माना जाएगा उस प्रोडक्ट का। नाउ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट बेसिस। अब अगर आपने मशीनरी खरीदी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म Uniform कैपिटलाइजेशन रूल। capital. किस पे लगता है? बड़े बड़े बिजनेसेस पे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे, जिनका एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ, सॉरी, एवरेज ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ पास्ट 3 इयर्स इज ग्रेटर देन $30 मिलियन। सिर्फ उन पे लगता है जिनका एनुअल एवरेज ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ पास्ट 3 इयर्स इज $30 मिलियन। मतलब पिछले 3 साल में उन्होंने जितना पैसा कमाया है उसका एवरेज मैं लूं तो $30 मिलियन बनना चाहिए, तभी ये लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल। और ये यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल क्या कहता है? जब तक आप किसी मशीनरी, मैं मशीनरी एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हर एसेट पे लगेगा। जब तक मैं किसी मशीनरी को, जब तक मैं किसी मशीनरी को इंस्टॉल ना करवा लूं, या फिर बेटर वर्ड, प्लेस्ड इन सर्विस, यानी कि अब वो मेरे काम आने लगे, मैं उसको यूज करने लगूं, वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देने लगे, हम्म, जब तक वो मेरे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन नहीं बट काम आने लगे, मैं उसकी प्रोसेसिंग चालू कर सकूं, जिस रीजन से वो मशीनरी ली थी वो काम चालू हो जाए, तब Put तक to वो करे use. हुए सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, यानी कि बेसिस ऑफ द एसेट में ऐड होते हैं। जैसे कि इंस्टॉलेशन का खर्चा। क्या एसी को इंस्टॉल करे बिना आप अपने घर में चला सकते हो? नहीं चला सकते No. ना, क्योंकि अगर आप एसी अपने घर के टेबल पे रख के चला दोगे तो एक साइड से ठंडी हवा देगा और उसी कमरे में दूसरी तरफ से गर्म हवा फेंकेगा, है ना। इंस्टॉलेशन के बाद ही चल पाएगा। एंड ऑल्सो, अब मैंने क्या किया, सपोजिंगली ये मशीनरी इंडिया में मिलती नहीं थी, ये मशीनरी लेने गया मैं यूरोप, तो मैं यूरोप गया टिकट खर्च के पैसे, है ना। डायरेक्टर यूरोप गया है, टिकट खर्च के पैसे, मशीनरी वहां पे फाइनल करी है, वापस आया है, टिकट खर्च के पैसे। ये सारे पैसे भी तो इस मशीनरी की कॉस्ट से ही एसोसिएटेड है। मुझे ये वाले पैसों को भी कैपिटलाइज करना है, यानी कि जब तक मेरा कोई एसेट प्लेस्ड टू सर्विस, यूटिलाइज इन सर्विस ना हो जाए, तब तक मुझे वहां तक के सारे खर्चों को कैपिटलाइज करना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल। ये कॉस्ट बेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट बेसिस तो आप खर्चों के बेसिस पे निकालोगे, कितने खर्चे हुए, तो इनमें से कौन से खर्चे में कह दे एक्सपेंस है डिडक्टेबल, या फिर इनमें से कौन से खर्चे मेरे लिए कैपिटलाइज होंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, जब तक आपकी मशीनरी प्लेस्ड टू सर्विस ना हो जाए, जब तक वो काम में उपयोग ना होने लगे बिजनेस के, तब तक पे उस पे लगे सारे खर्चे आप कैपिटलाइज करते हो, यानी कि तब Capital तक base. उसके सारे खर्चे आप उसके बेसिस में ऐड करते रहते हो। एंड अगर बेसिस में ऐड हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा बेसिस बढ़े जा रहा है, बेसिस बढ़ता रहेगा तो हमारी डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी तो बढ़ेगा। तो मुझे ये खर्चे डेप्रीसिएशन के रूप में पार्ट्स 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 में धीरे धीरे, साल दर साल मेरे को ये सारे खर्चे एक्सपेंस भी हो जाएंगे, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस।
आई होप आई एम मेकिंग सेंस टिल, है ना? तो ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जो हमें कैपिटलाइज करने पड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई मशीनरी है और ये मशीनरी चलते चलते फूक गई, एकदम फूक गई, बिल्कुल अब किसी काम की नहीं है, चल ही नहीं रही है, मैंने मशीनरी वाले को बुलाया और उसने बोला, अरे कुछ नहीं सर, ये आपका नट गिर गया था, ये नट मैं लगा देता हूँ, चल जाएगी। तो ये एक बहुत माइनर रिपेयर है ना? बहुत ही माइनर रिपेयर है। माइनर रिपेयर को आप बिजनेस एक्सपेंस दिखाओगे, बिजनेस एक्सपेंस, कि ये हमारा बिजनेस का खर्चा हो, माइनर रिपेयर करवा दी, ठीक है। लेकिन अगर, और माइनर रिपेयर मतलब छोटे से अमाउंट का था। अब ये मशीनरी आपने ली थी $1 मिलियन की, और आपने करवा दिया इस पे एक मेजर रिपेयर। अगर आपने एक मेजर रिपेयर करवाया, यानी कि जिस बंदे को मैंने बुलाया वो नट ठीक करके गया, मैंने उसे बोला कि भैया आज फेरा, तेरी मशीनरी फिर खराब हो गई, नहीं चल रही, फैक्ट्री में मेरी मजदूर वेली बैठी है। तो उसने मुझे बोला कि सर इस बार ना आपका कोई नट नहीं गिरा मशीनरी में से, आपके मशीनरी का कंडेंसर ही फूक गया है। मैंने कहा कितने का है? कहता कि भैया सर $1 मिलियन की मशीनरी है, उसमें से 30,000, उसमें से $300,000 का तो यही होता है। तो क्या ये एक छोटा मोटा रिपेयर कॉस्ट है? और क्या ऐसा होता नहीं है? ऐसा बिल्कुल होता है। आपको आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं इंडिया में बहुत सारे, है ना? 10 लाख रुपए का अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 7 लाख रुपए की तो उसकी सिर्फ बैटरी है। Yes. अगर आपको अपनी किसी बिजनेस के व्हीकल की, आगे फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपने अभी किसी व्हीकल की बैटरी चेंज करवाई, कमर्शियल व्हीकल की, बिजनेस यूज में होने वाले व्हीकल की, जो बैटरी ईवी थी, और वो बैटरी चेंज हुई 8 लाख की, जो गाड़ी 10 लाख की थी, तो ये तो एक मेजर रिपेयर ही कैपिटलाइज होगा। मेजर रिपेयर के खर्चे कैपिटलाइज होंगे, टैक्स बेसिस को इंक्रीज करेंगे, कैपिटलाइज होंगे। क्या यहां तक की ये सारी बात क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? पक्का समझ में आया ना? अच्छा, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। अब हुआ क्या, मैंने एक मशीनरी सेटअप करवाई, तो मैंने उससे रिलेटेड, सपोजिंगली वो मशीनरी आई थी यूरोप से, तो उसको इंस्टॉल करने वाले लोग भी यूरोप से आए, तो उनके आने का खर्चा, उनके जाने का खर्चा, उनके रहने पीने का खर्चा, ये सब मैंने कैपिटलाइज करा। क्योंकि मशीनरी अभी तक रेडी नहीं हुई ना यूज के लिए, वो इंस्टॉल करेगा तभी तो रेडी होगी। उसके बाद सब बन गया, उसने मुझे बोला अब आप मुझे 100 किलो रॉ मटेरियल दो, मैं टेस्ट करूंगा क्या ये ठीक बनी है या नहीं बनी है। तो वो 100 किलो रॉ मटेरियल की क्या कोई कॉस्ट नहीं होगी? और क्या इस क्वालिटी कंट्रोल चेक से पहले मैं इस मशीनरी को सर्विस में प्लेस कर दूंगा कि जाओ अपने लेबर के हाथ में दे दी, बनाओ इससे काम करो? तो ये भी No. खर्चा कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कॉस्ट, मैंने बेसिस से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई हैं, इन सारी चीजों को अब देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक क्विक रिवीजन, नंबर 1 हमने पढ़ा अबाउट कॉस्ट बेसिस, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? अबाउट आर Converted basis. कन्वर्टेड बेसिस, कन्वर्टेड ठीक है। और क्या हमने पढ़ा फिर? स्टेप अप, स्टेप स्टेप Step अप up डाउन। step. स्टेप डाउन। एक और बेसिस होता है जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट बेसिस। क्या कहते हैं? Substitute. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ प्रैक्टिकल। मैंने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। मैंने वो, या फिर मशीनरी छोड़ो, बहुत हो गई मशीनरी, मैंने आईफोन खरीदा बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। बिजनेस पर्पस के लिए मैंने आईफोन खरीदा। मेरा आईफोन 6 महीने के बाद खराब हो गया। तो एप्पल ने मुझे क्या दिया? एक नया आईफोन दे दिया। आपको पता है एप्पल ऐसे दे देता है ना? एप्पल जनरली अगर ज्यादा फॉल्ट होता है वो रिपेयर करने की जगह आपको नया पीस दे देता है। तो एप्पल ने आपको नया आईफोन दे दिया। ऐसा होता है यार, आई हैव, मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मुझे ये, मतलब तब तो यार कॉलेज में थे, मेरे पास तो आईफोन होता भी नहीं था, बट मेरे दोस्तों के पास होता था। वो क्या करते थे, अपनी वारंटी खत्म होने से पहले, इसके यहाँ पे ना एक अलर्ट स्लाइडर होता था, वो स्लाइडर दिन में 6,000 बार ऊपर नीचे करा, खत्म हो गया स्लाइडर, फोन दिया, 11वें महीने में नया फोन ले आए, ठीक है। अब वो नया फोन मेरे लिए कितने का है? इसका बेसिस क्या है? ये हुआ सब्सटीट्यूट। जितने का पुराना था उतने का ही रखो। अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी, पहले साल डेप्रिसिएशन लगाई, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाई, तीसरे साल में आपको नया फोन मिल गया, तो आप तीसरे साल में नए फोन को वापस पहले पहले फोन की टैक्स बेसिस पे थोड़े ना ले आओगे, है ना? तो जो आपका फोन का टैक्स बेसिस था जो गया, वो जो आपको नया, वो उसी सेम टैक्स बेसिस पे आएगा।
क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें फायदा है। कैसे फायदा है? अब देखिए, आपने 100 रुपए का खरीदा था फोन, ठीक है। आपने ईयर 1 में उसमें 10 की डेप्रीसिएशन लगाई, ईयर 2 में उसकी 10 की डेप्रीसिएशन लगाई, 80 का बचा। 80 का आपके पास फोन बचा, और 80 का जिस दिन था, आपने जाके ये चेंज करवा लिया अपनी वारंटी के अंदर, और आपको न्यू फोन मिल गया। उस न्यू फोन की फिर से वैल्यू 100 है, ठीक है। अब सपोजिंगली कल को आपने ये फोन बेचा 110 का, या फिर जनरली फोन प्रॉफिट पे तो बिकते नहीं है सेकेंड हैंड, तो आपने इसको बेचा 50 का, तो आपका यहाँ पे कैपिटल लॉस, अगर आप ये देख के चलते हो तो आपका कैपिटल लॉस आएगा 30K का। अगर ये लेके चलते हो तो आपका कैपिटल लॉस आएगा 50K का। और आपका कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के अगेंस्ट ऑफसेट होता है, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया। इसीलिए सब्स्टिट्यूट बेसिस को इंट्रोड्यूस करा, कि अगर ऐसे चलते फिरान आपका एसेट चेंज हो जाता है, तो आप अपने पुराने एसेट के टैक्स बेसिस पे ही नए एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? व्हाट इज सब्स्टिट्यूट बेसिस? चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस।